आज हम बात करेंगे भारत की उस आदिवासी आबादी के बारे में जिनका पाला नए ज़माने से अब तक पड़ा नहीं है, जिनके इलाके में पैर रखना मुश्किल है, इलीगल भी है। क्या है इनकी कहानी, चलिए जानते हैं। बात शुरू होती है 1296 से। मार्को पोलो ने अपनी किताब में लिखा कि अंडमान के लोग आदमखोर हैं, इनके तेज़ दांत, लाल आंखें होती हैं और ये जिसे देखते हैं मार ही डालते हैं। मार्को पोलो ने ये लिख तो दिया, लेकिन इतिहासकार ये नहीं मानते कि उसने कभी अंडमान पर पैर रखा था। मार्को पोलो ने जो भी लिखा वे सब सुनी सुनाई बातें थी। बहरहाल नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड का पहला आधिकारिक जिक्र 1771 में मिलता है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का एक जहाज सर्वे करने के लिए वहां पहुंचा। आधुनिक मनुष्य का पैर आइलैंड पर पड़ा 1868 में। तब भी एक मालवाहक जहाज द्वीप के किनारे क्रैश हो गया था, जहां से 86 लोग द्वीप पर उतरे। उन्हें द्वीप पर रहने वाले आदिवासियों का कुछ मालूम नहीं था। 3 दिन बाद एक सुबह जब ये लोग नाश्ता कर रहे थे, तब इन पर अचानक हमला हो गया। बड़ी मुश्किल से ये लोग जान बचाकर भागे और तब कंपनी के एक जहाज ने रेस्क्यू किया था। सेंटिनरी आबादी आधुनिक मनुष्य का पहला कॉन्टैक्ट 1880 में हुआ। रॉयल नेवी के अफसर मॉरिस पोर्टमैन सशस्त्र टुकड़ी लेकर नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर पहुंचे। बहुत दिनों की खोज के बाद इन्हें एक बूढ़ा, एक औरत, 4 बच्चे मिले, जिन्हें वे अपने साथ पोर्ट ब्लेयर लेकर आए। आदमी और औरत कुछ ही दिन में मर गए। बच्चों की भी तबीयत खराब रहने लगी। मॉरिस पोर्टमैन ने उन्हें वापस उनके द्वीप पर छोड़ दिया। इसके बाद अंग्रेजों की तरफ से आइलैंड के लोगों से कांटेक्ट करने की कोई नई कोशिश नहीं की गई। 1896 में एक समय था जब काला पानी से भागकर एक जुगाड़ू नाव के जरिए एक कैदी आइलैंड तक आ पहुंचा था। कुछ दिन बाद एक सर्च टीम उसके पीछे आई तो उन्हें उसकी लाश मिली, जिस पर तीर के निशान और गला रेता गया था। इसके बाद लगभग 70 साल तक कोई साइड के नज़दीक नहीं भटका। आज़ादी के बाद भारत सरकार की तरफ से भी इस आइलैंड के लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की गई। फिर बाद में सरकार ने कुछ रिसर्चर्स को आइलैंड तक जाने की इजाज़त दी। 1968 में त्रिलोकनाथ पंडित वहां तक पहुंचे। वे एक सरकारी दस्ते के साथ पहुंचे थे। उनकी नाव आइलैंड तक पहुंची। दूरबीन से उन्होंने देखा तो सेंटिनली आदिवासी दिखाई दिए, लेकिन बोर्ड देखते ही वे जंगल की तरफ भाग लिए। टीएन पंडित उनकी टीम ने उनके कदमों के निशानों का पीछा किया, लेकिन वो उन्हें ढूंढ नहीं पाए। अंदर जंगल में उन्हें 18 झोपड़ियां दिखाई दी। पहली बार इसी तरह इन लोगों के बारे में कुछ मालूम चल रहा था, जो घास और लकड़ी से बनाई गई थी। अंदर आग जल रही थी, वही सुअर की हड्डियां भी थी। लकड़ी के कुछ बर्तन थे, कुछ भाले, कुछ तीर भी थे। तीर की नोक पर लोहा लगा हुआ था, जिससे मालूम चला ये लोग मेटल से वाकिफ थे। इन लोगों की किसी आदिवासी से मुलाकात तो नहीं हो पाई, लेकिन वहाँ कुछ मेटल के बर्तन, नारियल, ज़रूरत का सामान छोड़ के आ गए। 1970 तक ये इलाका सरकारी पहुंच से बाहर रहा। फिर 1970 में सरकार ने तय किया कि कम से कम निशानदेही जरूरी है। इसलिए 1970 में सर्वे के लिए टीम द्वीप पर एक पत्थर लगाया, जिस पर लिखा था यह द्वीप भारत का हिस्सा है। इंटरनेशनल कम्युनिटी में इस आइलैंड के चर्चे हुए तो 1974 में नेशनल ज्योग्राफी की एक डॉक्यूमेंट्री टीम वहां पर पहुंची। जब भी एक अनूठाई ट्राइब से पहला कांटेक्ट किया जाता है तो कुछ तरीके अपनाए जाते हैं। जैसे भाषा में बात नहीं हो सकती, इसलिए कुछ गिफ्ट देकर कांटेक्ट बनाया जाता है। साथ ही इशारों में बात करने की कोशिश की जाती है। नेशनल ज्योग्राफी की टीम ने भी यही तरीका अपनाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उनकी नाव उनके नज़दीक पहुंची, उन पर तीर चलने लगे। एक तीर सीधा डायरेक्टर को लग गया। जिन आदिवासियों ने तीर चलाया वे जोर से हंसे और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। टीम वापस लौट गई। नेशनल ज्योग्राफी की 3 दिनों की कोशिशों के बाद टीम टापू के किनारे तक पहुंच पाई। यहाँ उन्होंने कुछ गिफ्ट छोड़े, जैसे एक सुअर, कुछ नारियल, कुछ बर्तन, एक प्लास्टिक की कार, एक गुड़िया। ये देखने के लिए कि आइलैंड के लोग कैसे रिएक्ट करते हैं।
टीम ने देखा उन लोगों ने बर्तन और नारियल तो ले लिए, लेकिन सुअर को मारकर जमीन में गाड़ दिया। प्लास्टिक की गुड़िया और कार के साथ भी उन्होंने यही सलूक किया। उसी साल नेट जियो में सेंटिनली आदिवासियों की पहली तस्वीर छपी। नीचे लिखा था, जहां शब्द नहीं तीर बोलते हैं। इसके बाद 70 और 80 के दशक में कई बार सेंटिनलीज लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश हुई। गिफ्ट लेने के लिए सेंटिनलीज आदिवासी तैयार थे, लेकिन कोई इनके ज़्यादा नज़दीक पहुंचने की कोशिश करता तो बदले में वे तीर चला देते थे। सेंटिनलीज लोगों से एकमात्र कांटेक्ट साल 1991 में हुआ। एक टीम द्वीप पर पहुंची। इस टीम में टीएन पंडित, मधुबाला चट्टोपाध्याय भी शामिल थी। मधुबाला के रूप में पहली बार सेंटिनलीज लोगों का सामना एक महिला से हो रहा था। इसका असर भी दिखा। तोहफा लेने के बाद एक आदिवासी पुरुष ने मधुबाला की ओर धनुष तान दिया। उस समय एक आदिवासी महिला ने पुरुष को धक्का देकर तीर चलाने से रोका। इस दौरान पहले टीम की तरफ से पानी में बहाकर कुछ नारियल दिए गए, फिर बाद में सेंटिनलीज लोग कुछ नारियल हाथों से लेने के लिए भी तैयार हुए। इसके बाद कई बार सेंटिनलीज लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश हुई, लेकिन 1996 में सरकार ने इस पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया। 2004 में सुनामी के बाद आइलैंड का हवाई मुआयना किया गया तो मालूम चला ये लोग सुनामी से बच गए थे। सरकार की तरफ से खाने के लिए कुछ पैकेट गिराए गए, लेकिन हेलीकॉप्टर देखते ही आदिवासियों ने तीर दिखाने शुरू कर दिए। भारत सरकार की तरफ से इस इलाके में जाने पर अब भी पूरी तरह प्रतिबंध है, लेकिन 2006 में कुछ मछुआरे यहाँ केकड़े पकड़ने चले गए थे। 3 दिन बाद इनकी लाश भी बीच पर दिखाई दी। उन्हें बांस से लटकाकर बीच पर खड़ा कर दिया गया था, मानो एक चेतावनी जारी की गई हो। लाश वापस ले जाने की कोशिश हुई तो उस पर भी तीर पे हमला हुआ। क्योंकि सेंटिनलीज लोगों से कांटेक्ट करना मना है, इसलिए भारत सरकार का कोई भी नियम यहाँ लागू नहीं होता। टेक्निकली मतलब इस इलाके में आप गए और मारे गए तो जिम्मेदारी खुद आपकी होगी। सेंटिनलीज लोग आखिरी बार खबरों में आए थे जब साल 2018 में एक ईसाई मिशनरी ने यहाँ पहुंचकर लोगों से मिलने की कोशिश की। जॉन एलन चाओ नाम का एक अमेरिकी नागरिक गैरकानूनी रूप से यहाँ पहुँचा। उसे उम्मीद थी कि वे ईश्वर का वचन इन लोगों तक पहुँचा देगा। 15 नवंबर को एलन यहाँ पहुँचा। 2 बार उसने गिफ्ट देने और गीत गाकर उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन जॉन एलन चाओ के खत के अनुसार आदिवासी या तो जोर जोर से चिल्ला रहे थे या हंस रहे थे। 17 नवंबर को एलन चाओ आखिरी बार आइलैंड तक पहुंचा, वहीं रुका। उसने बोर्ड वाले से वापस लौट जाने को कहा। बोर्ड वाले ने बताया उसने आदिवासियों को जॉन की लाश को घसीट कर ले जाते हुए देखा और अगले दिन उसकी लाश बीच पर लटकी हुई मिली। भारत सरकार की तरफ से कई बार कोशिश हुई कि जॉन के शरीर को वापस ले लिया जाए, लेकिन जो भी गया उस पर तीरों से हमला हुआ। अब एक नज़र डालते हैं इन लोगों के बारे में हमें अब तक क्या पता है। पहली बात तो ये कि ये लोग आदमखोर नहीं हैं और मरे हुए साथियों की हड्डियां गले में पहनते हैं, इसलिए कुछ लोग ऐसा समझते थे, लेकिन इस बात का कोई प्रूफ नहीं मिलता। ये लोग झोपड़ी बनाकर रहते हैं, ज़मीन पर सोते हैं। इनमें आदमियों और औरतों की ऊंचाई लगभग 5 फुट के आसपास होती है। ये लोग आग जलाना नहीं जानते, बल्कि बिजली गिरने पर चिंगारी को संभाल कर रखते हैं और उसी से काम चलाते हैं। ये लोग खेती नहीं करते, बल्कि आदि मानव की तरह शिकार और खाना इकट्ठा करते हैं। इनकी भाषा अंडमान की बाकी भाषाओं से बिल्कुल अलग है। इस इलाके में 50 से 300 के बीच लोग रहते हैं। ये नाव चलाना जानते हैं, लेकिन तैर नहीं सकते। भारत सरकार की तरफ से यहाँ जाने पर पाबंदी है और ये लोग भी नहीं चाहते कि उनसे कांटेक्ट किया जाए। इनके पास वजह भी है। साल 1858 में जब अंग्रेज़ों ने अंडमान को अपनी कॉलोनी का हिस्सा बनाया, तब यहाँ अलग अलग प्रजाति के 7000 आदिवासी थे। अंग्रेज़ों के आने के साथ साथ बीमारियाँ भी आईं। इन लोगों में इन बीमारियों के लिए कोई नेचुरल इम्यूनिटी नहीं थी, इसलिए 150 साल बाद इनकी जनसंख्या सिर्फ 300 के आसपास रह गई है। अधिकतर जनजातियाँ लुप्त हो चुकी हैं। सेंटिनलीज आदिवासी एकमात्र जनजाति है जिससे बाहरी लोगों से दूरी बनाकर रखी है। इसी कारण ये लोग अब तक बचे हुए हैं।